पता नहीं क्यों, पर मैं अब भी उस घर के बारे में सोच रहा हूँ। वहाँ सब कुछ अजीब था, जैसे कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ। वो रिश्तेदार और उनकी खामोश आंखें। खाने के वक्त भी मैंने देखा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया, सिर्फ मुझे खाने को दे रहे थे। मुझे लगा कुछ तो गलत है, पर मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर वो आवाज़ें जो छत के ऊपर से आ रही थी। क्या ये सब कुछ सच था या फिर मेरे दिमाग का कोई खेल? जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैं कोलकाता में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। मेरे एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने अपने घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर लिया था। लेकिन टिकट की तारीख महीने के आखिरी कुछ दिनों के बाद की थी, जिसका मतलब था कि अगर मैं और रुकता तो मुझे अगले पूरे महीने का किराया देना पड़ता, क्योंकि मकान मालिक बहुत लालची था। मैं कुछ पैसे बचाना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शहर में रहने वाले अपने एकमात्र रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाऊं। मेरे परिवार के साथ उनके संबंध सामान्य ही थे, लेकिन मैंने सालों से उनसे बात नहीं की थी और उन्होंने भी कभी मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने माँ से उनका नंबर लिया और कॉल किया। फ़ोन बजा। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा उत्साहित हो गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ और पूछा कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रुक सकता हूँ। मैंने सीधा मुद्दे पर बात की, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि इतने सालों से जिनसे कोई बात नहीं हुई है वो मुझे अचानक अपने घर पर ठहरने देंगे। वे थोड़ा हैरान हुए, लेकिन हिचकिचाते हुए उन्होंने हाँ कह दिया। मैं अपने सामान के साथ उनके छोटे से घर पर पहुंचा। वे एक सामान्य परिवार की तरह लग रहे थे, जिनके 2 बच्चे थे। बच्चे ठीक ही लग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ स्वागत नहीं किया गया हूँ। और घर में एक अजीब सी बदबू भी थी, जैसे कि पुराने कीड़े मारने वाली दवा की। बच्चे मुझसे नज़रें मिलाने से बच रहे थे और मुझे निर्देश दे रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे घर के अंदर ले जाया गया और सीधे मेरे छोटे से गेस्ट रूम में पहुँचा दिया गया। वहाँ सीमेंट की फर्श थी, एक छोटी सी खिड़की थी और कमरे में सिर्फ एक ही गद्दा था, जिसकी बदबू ब्लीच जैसी थी। मुझे कोई परवाह नहीं था, क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ दिनों में जाना ही था। थोड़ा आराम करने के बाद मैं उनसे बातचीत करने के लिए बैठ गया। उन्होंने मुझे अपने कठिन हालातों के बारे में बताया और क्यों उन्होंने सबसे दूरी बना ली थी, इसके बारे में भी बताया। हमने थोड़ी देर बात की और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर खाने का समय आ गया। बच्चे मेरे साथ खाने बैठे, लेकिन माता पिता ने कहा कि वे बाद में खाएंगे। उन्होंने मुझे चावल और कढ़ी दी, लेकिन बच्चों को बहुत कम मात्रा में खाना दिया गया। मुझे लगा कि बच्चों को और भी खाना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे और भी खाना परोसा, लेकिन बच्चों को नहीं। तो मुझे लगा कि वे शायद डाइट पर हैं या फिर परिवार करीब है और मुझे मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा और माता पिता ने मुझे बातचीत में उलझा दिया। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और लेट गया। कमरा ठंडा लग रहा था और उस कमरे में एक अजीब सी बदबू भी थी। मैं थोड़ी देर बाद रेडिट पर व्यस्त हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ऊपर से हल्की सी आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा कि छत पर कोई पक्षी है, लेकिन आवाज़ इतनी पास लगी जैसे कि वो सीलिंग के ठीक ऊपर हो। उत्सुकता से मैं बाहर आया और उनसे पूछना चाहा, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैंने कमरे ढूंढे, लेकिन सब खाली थे। मैं सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि ये क्या हुआ। मैंने घर के कुछ और कमरों में झांकने की कोशिश की। सब जगह धूल थी
और फर्नीचर पुराने थे, लेकिन दीवारें हाल ही में पेंट की गई थी, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि वे लोग गरीब थे। मैंने और देखा और फिर हार मानकर वापस रेडिट पर लग गया। 30 मिनट बाद एक और आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर रगड़ रहा हो, और फिर किचन का दरवाज़ा हिलने लगा। मुझे छिपने का मन हुआ तो मैं अपने कमरे में चला गया और मैंने वहाँ से झांक कर देखा तो वे सब किचन से बाहर आ रहे थे और उनके पेट भरे हुए लग रहे थे। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अब डिनर का वक्त था और मैं पहले से भी ज़्यादा उत्सुक था। दोपहर की तरह ही उन्होंने मुझे बहुत सारा खाना दिया, लेकिन खुद के लिए बहुत कम लिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, क्या आप लोग बाहर खाकर आए हैं? मैंने आपको आज खाते हुए नहीं देखा। और बच्चे भूखे नहीं हैं क्या? ओह नहीं, बच्चों ने आज दवाई ली है ना, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगी, माँ ने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा। मैंने फिर पूछा, मैंने आज आपको खाते हुए नहीं देखा, क्या ये मेरी वजह से है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम चुपचाप किचन में खाते हैं, शायद इसलिए आपने हमें देखा या सुना नहीं। ओह, तब फिर ठीक है। मैंने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे उनकी नज़रें अपनी पीठ में चुभती हुई महसूस हुई। मैं डर गया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा था कि किचन में ऐसा क्या है और वो आवाज़ें क्या थी, वे क्या खाते हैं। अब मेरे दिमाग में इस तरह के कुछ सवाल चल रहे थे। मैं अब रेलवे स्टेशन पर हूँ और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ इस बेंच पर कितनी देर से सोया हूँ। मेरा सर भारी लग रहा है और टांगों में दर्द है। मेरे हाथ में एक गहरा कट भी है। मैं अपने हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए हूँ। मेरे पास मेरा एकलौता सामान सिर्फ ये हैंडबैग ही है। मेरे साथ कल क्या हुआ? क्यों मुझे इस बेंच पर सोना पड़ा? वो सब मुझे आपको बताना है, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ वो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आधी रात का वक्त था जब मैंने धीरे से उठने और चुपके से जाके अपने दरवाजे को खोलने का फैसला किया। अंधेरा था, पर्दों से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी और साथ ही साथ बाहर झिंगुरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मैं धीरे से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला और मन ही मन ये दुआ कर रहा था कि अंदर कोई ना हो। मैं धीरे से अंदर खिसक गया और ध्यान से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि काम हो गया। मैंने अपने फ़ोन में टॉर्च खोला और टॉर्च को अपने हाथ से ढक लिया ताकि रोशनी ज़्यादा तेज ना हो, और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। मेरे जांच पड़ताल के बाद मैंने देखा कि ये एक साधारण ही किचन है। वहाँ पे छोटे मसाले के डब्बे, एक चूल्हा और एक फ्रिज रखा हुआ था। मुझे लगने लगा कि शायद मैं गलत हूँ, शायद ये लोग बस गरीब हैं। और जैसे ही मैंने मुड़ने की कोशिश की, मेरी छोटी उंगली फर्श पर किसी चीज़ से टकरा गई। नीचे देखा तो फर्श पे एक कुंडी थी। ये एक बेसमेंट का दरवाज़ा था। मुझे देखना था कि इस बेसमेंट में क्या है। और इससे पहले कि मेरा जिज्ञासु मन मुझे लौटने को कहता, मैंने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलना शुरू किया। पत्थरों की किनारियों ने रगड़ खाई और दरवाज़ा धीरे धीरे चरमरा कर खुल गया। इसके साथ ही एक बदबू पूरे किचन में फैल गई। मैं नीचे जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं कोई रहस्य सुलझाने वाला हूँ। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और अंत में जाकर ज़मीन पर कदम रखे।
यहाँ कई तरह की अजीब दुर्गंध थी, जैसे किसी गीले दलदल और पेंट की मिली जुली गंध, लेकिन साथ ही साथ एक सड़ी हुई दुर्गंध भी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं एक छोटे कमरे में था। वहाँ पे कपड़े बिखरे हुए थे, पेंट के डिब्बे इधर उधर पड़े हुए थे। ये वही पेंट था जो ऊपर की दीवारों पर किया गया था, और इसके साथ और भी कई तरह के कबाड़ पड़े हुए थे। वहाँ पर पत्थर के टुकड़े, मिट्टी और कुछ अजीब मशीनें पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि ये कमरा सिर्फ यहीं तक है, लेकिन तभी मैंने एक और दरवाज़ा देखा जिसके नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मैंने उस दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। कमरे के भीतर से एक हवा का झोंका आया। इस हवा में नमी थी, और इसके बाद मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक विशाल पौधा था। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। हर तरफ पौधे थे, छत पर नीली रोशनी और एक मशीन से आ रही थी वो नमी भरी हवा। ये वही मशीन थी जो आवाज़ कर रही थी, और इस आवाज़ को मैंने अपने कमरे में सुना था। इस मशीन से पाइप्स निकले हुए थे जो ऊपर की ओर जा रहे थे। शायद इसलिए मैंने इसकी आवाज़ अपने ऊपर सुना था। ये मशीन एक इंडोर ग्रीन हाउस जैसा था। हर तरफ कागज़ बिखरे हुए थे, अखबार की कतरनें जिनमें किसी नए पौधे की प्रजातियों और उल्कापिंड गिरने की खबरें थी। लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी अखबार के कटआउट पे, जिस पर मेरे रिश्तेदारों का नाम लिखा हुआ था। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी, क्योंकि ये नाम तो मेरे रिश्तेदारों का था। कौन जानता था कि मेरे रिश्तेदार इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो पौधा पूरी तरह से मुझे हैरान कर रहा था। ये एक हरे कलर का विशाल पौधा था। ये पौधा गोल था, और उस पौधे से मोटी मोटी टहनियाँ पूरे कमरे में फैली हुई थी। मुझे लगा कि ये कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि ये छूने में काफ़ी मुलायम था, और इसके किनारों से हरे रंग का एक चिपचिपा पदार्थ बह रहा था जो बगल में रखे बर्तनों में गिर रहा था। ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा डरावना था। पौधे के नीचे एक लेबल था जिस पर लिखा हुआ था एंथ्रोपोफागस डार्लिंगटोनिया। मैंने पौधे की और भी बारीकी से जांच करने की कोशिश की। मैं विशाल पौधे के पास गया और देखा कि उसके अंदर कुछ था जो काले रंग की जेलीफिश जैसा लग रहा था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना संतुलन खो दिया और डर के मारे नीचे गिर पड़ा, क्योंकि पौधे के अंदर एक आदमी था। एक आदमी जो लगभग उस पौधे में घुल चुका था। इससे पहले कि मैं अपनी आंखों पर सवाल उठा पाता, मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा चरमराते हुए सुना। बेसमेंट से कोई अंदर आ रहा था। मैं जल्दी से उठा और कागज़ों के ढेर के पीछे जाके छुप गया और किनारे से झांकने लगा। मेरा गला अब सूख रहा था और कानों में अजीब आवाज़ें बज रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने देखा कि उस कमरे में एक बच्चा आया। ये उनमें से ही एक बच्चा था। वो पौधे के पास आया और उसमें से हरे पदार्थ को पीने लगा। ये शायद वही चीज़ थी जो वे लोग खा रहे थे। मुझे पता था कि मेरे पास भागने का सिर्फ यही मौका है, इसलिए मैं खड़ा हो गया और उसका सामना किया। वो बच्चा डर गया। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चीख ना सके, लेकिन उसने मेरे अंगूठे पर ज़ोर से काटा। इसलिए मैंने उसका गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूमने लगी, उसके हाथ पैर फड़फड़ाने लगे
और वो बच्चा वहीं बेहोश हो गया। लेकिन मैं बस भागना चाहता था। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ा और किचन से होते हुए अपने कमरे में पहुंचा। जितनी भी चीज़ें मैं उस वक्त समेट सकता था समेटी और मुड़ा। लेकिन मुड़ते ही मैंने देखा कि दोनों रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक भयानक इरादा झलक रहा था। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी तहकीकात कर लोगे। अब अगर तुम पीछे हटो, मेरे पास चाकू है। अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं कांपते हुए और अपने हाथ में चाकू लहराते हुए चिल्लाया। देखो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है उस पौधे के लिए। हम उसके बिना नहीं रह सकते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस यहाँ से जाना है। मुझे जाने दो। सुनो, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते, और अगर तुम सोते रहते तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन अब तुम्हारी मौत भी पिछले वाले की तरह ही बहुत गंदी होगी। क्या क्या मतलब? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से निकल जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने वाली थी, मैंने उसके पति को ज़मीन पर पटक दिया और उसे चाकू से मारने लगा। वो भी लड़खड़ाई और गिर गई, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेरे पास जितनी भी ताकत थी उसे जुटाकर उठा और मैंने भागने की कोशिश की। उसने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन मैं उसके चंगुल से छूट गया। अब मैं उन दोनों के हाथ से फिसलकर बाहर निकल गया था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर भाग रहा था, दूसरा बच्चा मुझे देख रहा था। मैं बस भागा। मैंने मदद नहीं मांगी, शायद इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं बस बाहर निकलना चाहता था। या फिर शायद मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं रात भर भागता रहा और जाकर एक बेंच पर गिर पड़ा, और अब कई घंटे बीत चुके हैं। मुझे आपको ये सब बताना है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन मेरा सर बहुत भारी लग रहा है और मुझे अब भूख भी लग रही है। मैं मरना नहीं चाहता, पर इस जद्दोजहद में मेरे हाथ में एक चोट आ गई और इस काटे हुए ज़ख्म पर एक हरा पदार्थ लगा हुआ है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इस पदार्थ का स्वाद चखा, और अब शायद मुझे और चाहिए। शायद मैं वापस जाऊंगा और इस पदार्थ को थोड़ा और चखूंगा।